जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो मेंस एग्जाम के आंसर राइटिंग शुरू कर चुके हैं। हम यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट में जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर फ्रांस की क्रांति भी पढ़ते हैं। तो यह प्रश्न फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उत्तर में आपको किस प्रकार से टॉपिक लिखना है, क्या आंसर आप कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही पूरे सेशन को अटेंड करने के बाद हमें बताएं कि आपको क्या समझ में आया, क्या इसी प्रकार से सेशन को और आगे बढ़ाया जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि रूसो पालने में भी मर गया होता तो भी फ्रांस में क्रांति होती। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हेडलाइन देखना होता है। पहला हेडलाइन, कथन का आशय। उपरोक्त कथन फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका को अस्वीकार करते हुए क्रांति में पूर्णतया फ्रांस की परिस्थितियों को उत्तरदायी मान रहा है। इसके बाद सेकंड है क्रांति में परिस्थितियों की भूमिका, जिसमें आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों भूमिकाओं के बारे में बताना है। तो सबसे पहले राजनीतिक दशा के बारे में बताइए। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था जो दैवी सिद्धांत पर आधारित था, जहां राजा की इच्छा ही कानून थी। लुई 14 के बाद के शासक अयोग्य एवं विलासी हुए। यह शासक जन समस्याओं की समझ नहीं रखता था, वस्तुतः जन संवेदना से दूर रहता था। राज्य में कानून की एक रूपता नहीं थी, फलतः जन कठिनाइयां बढ़ रही थी। अतः जनता निरंकुश राजतंत्र से असंतुष्ट थी। इसी में दूसरा हेडलाइन आप देंगे सामाजिक दशा का। फ्रांस का समाज विशेष अधिकार और समाज विहीन वर्ग में बटा हुआ था। समाज विशेष अधिकारियों में कौन कौन था? पादरी और कुलीन वर्ग था, और अधिकार विहीन में जनसाधारण आता था। इस तरह जन सामान्य विषमता मूलक था। यह समाज 3 स्टेट में बटा था, जहां प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में सामंत और कुलीन, और जो विशेष अधिकार रखते थे। इनके अधीन भूमि का बड़ा हिस्सा था। ये जनता पर कर लगाते थे, किंतु स्वयं कर से मुक्त रहते थे। सामंतों और कुलीनों को विभिन्न प्रशासनिक पदों, सेवा एवं न्यायालय में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। फलतः यह जनता का शोषण करता था। तीसरे स्टेट में राज्य की बहुसंख्यक जनता शामिल थी, जिसमें किसान, मजदूर तथा मध्य वर्ग के लोग जैसे शिक्षक, वकील, व्यापारी आदि शामिल थे। यह तृतीय स्टेट अधिकार विहीन था और एकमात्र करदाता था। इसमें मौजूद मध्य वर्ग के लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे, किंतु सामाजिक स्तर पर इन्हें जगह जगह अपमानित होना पड़ता था। अतः वह अपनी निम्न सामाजिक स्थिति से असंतुष्ट था और समानता की चाहत रखता था। अब बात करते हैं आर्थिक दशा के बारे में। फ्रांस की निरंतर कमजोर होती हुई आर्थिक स्थिति ने क्रांति का आधार तैयार किया। वस्तुतः फ्रांस के शासक विभिन्न युद्धों में संलग्न रहे, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ा। लुई 15 ने जहां सप्तवर्षीय युद्ध में भागीदारी की, तो वहीं लुई 16 ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। फलतः युद्ध व्यय बढ़ा। इस तरह फ्रांस पर वित्तीय बोझ बढ़ा। दूसरी तरफ राजकोष में धन आने के नवीन स्रोतों की तलाश नहीं की गई। वस्तुतः विशेष अधिकारों के कारण संपन्न वर्ग पादरी एवं कुलीन कर से मुक्त थे, और एकमात्र करदाता जो कि थर्ड स्टेट वाले थे, जिस पर कर वृद्धि करते हुए राजकीय व्यय को पूरा करने का प्रयास किया गया। दरअसल फ्रांस में व्यय के अनुसार आय निर्धारण किया जा रहा था। इस अकुशल वित्तीय नीति से जनसाधारण पर कर का बोझ बढ़ रहा था। अतः जनता असंतुष्ट हुई और इस प्रतिकूल आर्थिक दशाओं के विरुद्ध क्रांति की। इस तरह फ्रांस की कमजोर सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक संरचना के संदर्भ में कहा गया, यहाँ सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जनसाधारण कर देता है। फ्रांस की सरकार में मौजूद आर्थिक विचारकों को फ्रीजियोक्रेट
ने आर्थिक सुधारों को बल दिया। वस्तुतः नेकार जैसे अर्थशास्त्रियों ने कर सुधारों की बात करते हुए राज्य के अपव्यय पर रोक लगाने की सुझाव दिया था तथा सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाले करों को समाप्त करने का सुझाव दिया, किंतु सामंतों और कुलीनों के दबाव के कारण इन्हें पद से हटा दिया गया। फलतः राज्य दिवालियापन की ओर बढ़ा, जिसने क्रांति मार्ग की ओर प्रशस्त किया। अब है थर्ड वाला टॉपिक, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका को लेकर। तो यहाँ पर आप आंसर कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका को लेकर दो मत सामने आते हैं। एक मत के अनुसार दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न की। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा कि यदि रूसो नहीं हो तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। दूसरे मत के अनुसार क्रांति में दार्शनिकों की कोई भूमिका नहीं थी। क्रांति के लिए तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा उत्तरदायी थी। दार्शनिकों की भूमिका पर किसी तरह निर्णायक टिप्पणी करने के पूर्व यह जानना जरूरी है कि दार्शनिकों ने क्या कहा। वस्तुतः रूसो ने कहा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु सभ्यता एवं संस्थाओं ने उसकी स्वतंत्रता का अंत कर दिया और उसे प्राकृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। अतः मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, जहां कोई बंधन नहीं था। वस्तुतः प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है। इस प्रकार रूसो ने असमानता पर चोट की और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कर एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल दिया। इसी तरह वाल्टेयर ने कहा कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में है, ना कि बाइबल चर्च में है। इस तरह उसने चर्च व्यवस्था को, बुराइयों को उजागर किया। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण को प्रस्तुत करते हुए मानवाधिकारों को बनाए रखने को बल दिया। इसी तरह दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों के प्रति बल दिया और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। दार्शनिकों के विचारों के संदर्भ में देखा जा सकता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से क्रांति का आह्वान नहीं किया और न ही क्रांति का नेतृत्व करते हुए सड़कों पर आए। दरअसल क्रांति का मूल तो तत्कालीन फ्रांसीसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दशाओं में देखा जा सकता है। फ्रांस में दैवी सिद्धांत पर आधारित निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जो संवेदनहीन था। समाज में पादरी एवं कुलीन जैसे विशेष अधिकार वर्ग मौजूद थे, जो जनसाधारण का शोषण कर रहे थे। राजतंत्र इस शोषण के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा रहा था। अतः लगातार बढ़ते वित्तीय बोझ के चलते एकमात्र करदाता थर्ड स्टेज असंतुष्ट था। दार्शनिकों ने इन शोषण मूलक स्थितियों को उजागर कर फ्रांसीसी समाज का आईना लोगों के समक्ष रखा और बताया कि आप कहाँ हैं। इस तरह दार्शनिकों ने क्रांति की मानसिक चेतना तैयार की। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि दार्शनिकों ने क्रांति को उत्पन्न नहीं किया, किंतु प्रेरित जरूर किया। क्रांति का मूल तो तत्कालीन फ्रांस की कमजोर राजनीतिक, आर्थिक दशा में निहित था। इस प्रकार आप आंसर डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ पर शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे टॉपिक को समझा कर बताया गया है। इसी को आप अपने भाषा में और शॉर्ट करके लगभग 150 से 250 शब्दों में आंसर कर सकते हैं। यह सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा, हमें बताएं जरूर। इस सेशन में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।